Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट टॉपिक में हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम हल्का सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फिल्ट्रेट के बनने की, तो जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट में से कुछ सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करता है उन सब्सटेंसेस की थ्रेशहोल्ड पे। जिन सब्सटेंसेस की थ्रेशहोल्ड सबसे हाई होती है, एंड दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज हाई थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस। हाई थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो कंप्लीट रीअब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनका बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज ए थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस। बायोलॉजी में या किसी भी शब्द के आगे जब ए लगा होता है इसका मतलब नहीं होने वाला काम। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते उनको हम कहते हैं ए थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस, जिसमें आता है इंसुलिन, जिसमें आता है PAHA, दैट इज PAHA, पाहा, जिसे नॉर्मली एब्रिवेटिव फॉर्म में बोला जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है या कंडीशन पे डिपेंड करता है। उनको हम कहते हैं वेरिएबल थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस, जिसमें आते हैं सोडियम एंड वाटर, यानी कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जिनका हो पाता है। नेक्स्ट जो लेवल है उसमें हम कहते हैं लो थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस, बहुत ही कम क्वांटिटी में जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज यूरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू द फिल्ट्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी का फंक्शन किस प्रकार से रेगुलेट होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम। इसका एब्रिवेशन है RAAS, that is renin angiotensin aldosterone system और renin angiotensinogen aldosterone system। नाम से ही पता चल रहा है हार्मोनल मैकेनिज्म है, कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन इन्वॉल्व हैं। अब किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। द juxtaglomerular apparatus play a complex regulatory role। glomerular apparatus, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का मतलब है जो ग्लोमेरुलस के पास ब्लड आ रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम है या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम है, तो नेचुरली अगर ब्लड फ्लो कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो अगर ग्लोमेरुलस पे आने वाले ब्लड का प्रेशर या ब्लड फ्लो कम है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगी। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन हैं वो 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाते हैं उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी? ये भी कम होगी। कैन एक्टिव द JG सेल टू रिलीज रेनिन। जब फिल्ट्रेशन रेट कम है तो यहां पे एक्टिव हो जाएंगी JG सेल्स। JG सेल्स एक्टिव होके रेनिन प्रोड्यूस करेंगी विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये कैसे काम हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि JG सेल्स या juxtaglomerular apparatus है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें डायग्राम पे जाना पड़ेगा ग्लोमेरुलस के। तो सबसे पहले जब हम ग्लोमेरुलस बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज बोमेन्स
कैप्सूल, दिस वन इज द पीसीटी। अब जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके बाद में एक्सटेंड हो जाता है लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल घूम के और ग्लोमेरुलस के साथ क्या कांटेक्ट में आ जाती है, तो हमें इस तरीके की दिखाई देती है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस है कहाँ पे, तो ग्लोमेरुलस का हम बनाएंगे सबसे पहले एफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल। This is the afferent arteriole and this is the efferent arteriole. There is difference in the diameter of the both arterioles, दोनों के diameter में difference है। यहाँ से ये घूम के बनाएगा glomerular capillaries, ये glomerular capillaries बन गई और आगे निकल जाएगा। तो ये है afferent, दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल। इस एफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स या मसल्स मॉडिफाई हो जाती हैं, यहाँ पे मॉडिफिकेशन शो करती हैं सेल्स, और मॉडिफिकेशन शो करके स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सेल्स बनाती हैं, एंड दिस स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सेल्स आर नोन एज JG cells, that is juxtaglomerular cells। यहाँ पे DCT इसके कांटेक्ट में आता है और इस DCT में भी सेल्स हैं। DCT की भी कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होके और ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में आती हैं। तो ये जो मॉडिफाइड ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज मैक्यूला डेंसा। These cells are known as macula densa। इनके बीच में a group of cells है, इनके बीच में भी cells present है, और ये जो बीच में cells present हैं इनको हम बोलते हैं mesenchymal cells, Laches cells। These cells are known as Laches cells, Purkinje सेल्स और मेसेनगियल सेल्स। अब यहाँ पे ये तीनों मिलके बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। काम क्या है इसका? जब किडनी में ब्लड फ्लो कम है, यानी कि रीनल ब्लड फ्लो कम है, तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम है, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे जो मैक्यूला डेंसा है ये लो सोडियम को डिटेक्ट करेगी, ये लो सोडियम को डिटेक्ट करेगी, और जीजे सेल डिटेक्ट करेंगी लो ब्लड प्रेशर को। और जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, दैट इज द रास मैकेनिज्म। Angiotensin second being a powerful vasoconstrictor। Angiotensin क्या है? पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो नेचुरली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है उसके पास ब्लड सप्लाई ज्यादा जाएगी। Angiotensin 2 also activate the cortex to release aldosterone। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है? एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन है जो रिलीज करेगा एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट रिटेंशन करता है, यानी कि ये सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करता है, सॉल्ट के साथ ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। सो हियर सबसे पहले इस मैकेनिज्म को समझे कि मैकेनिज्म एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का। सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? सारी कहानी शुरू हुई किडनी के पास ब्लड से, दैट इज ब्लड प्रेशर कम से। जब ब्लड प्रेशर कम है तो जेजी सेल्स एक्टिव हो गई और इन्होंने रिलीज कर दिया रेनिन। रेनिन जो है वो किडनी रिलीज करती है, यानी कि यहाँ पे जेजी सेल्स रिलीज करती है। एक और होता है दैट इज RENNIN, जो कि इन्फेंट्स में प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे N, सिंगल N और डबल N का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे है सिंगल N। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है। इसको बनाने वाला है लीवर। लीवर इस प्रोटीन को बनाता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करता है रेनिन और इसको बना देता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको कन्वर्ट कौन करता है? एक कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम बोल रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बनाने वाले हैं लंग। जब लंग के पास ब्लड जाता है तो ये रिलीज होता है और एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और क्या क्या काम करता है? यहाँ पे ये सारी कहानी शुरू किससे हुई थी कि जो रीनल ब्लड फ्लो है, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो कम है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, इसीलिए ये रास मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है। अब इस रास मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? सबसे पहला एक हार्मोन हमने पढ़ा, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। अब इस एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? एल्डोस्टेरॉन कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल से। डीसीटी से ये सोडियम और वाटर को निकाल लेता है। जैसे ही वाटर निकलता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां से जो पानी निकला है वो कहां जाएगा? टिब्यूल से जो वाटर निकला है, डीसीटी से जो वाटर निकला, ये पहले मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, यानी कि ये जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फिर चला जाएगा ये ब्लड कैपिलरीज में। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो ब्लड में पानी आ जाएगा और पानी के आते ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो नेचुरली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इसके इंक्रीज होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी। तो इसी चीज के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ अब और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया? सोडियम और वाटर रिटेंशन किया। अब एक और हार्मोन के हम बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ADH, विच इज रिलीज बाय पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी रिलीज करता है, बट इसको बनाता एग्जैक्टली कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है कि अगर बॉडी में वाटर कम है तो हम पानी पीते हैं, यानी कि थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और हम पानी पिएंगे, वाटर इनटेक होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ADH हार्मोन के बारे में। एल्डोस्टेरॉन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हार्मोन इज द ADH हार्मोन। द ADH मैकेनिज्म, हम ADH मैकेनिज्म क्या काम करेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए? एल्डोस्टेरॉन ने तो अपना काम कर दिया कि भाई जैसे ब्लड प्रेशर बढ़े, उसने सोडियम और वाटर को निकाल लिया और ब्लड को दे दिया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो कम था। अब ADH कैसे काम कर रहा है? ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। ऑस्मो रिसेप्टर जो बॉडी में है वो कब एक्टिवेट होंगे? जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पे
क्या एक्टिव हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये एक्टिवेट क्यों हुए, बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ, फ्लूइड का लॉस होने पे इन सेंटर्स को एक्टिवेट होना पड़ा और यहाँ पे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया गया। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पे इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए बोला है क्योंकि हाइपोथैलेमस है ब्रेन का पार्ट, ये हार्मोन बना के पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट को दे देता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरो मतलब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है। अब इसको वैसोप्रेसिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका भी काम क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। ADH facilitates water reabsorption from the later part of the tubule। इसने भी वही काम किया बट इसने कंडीशन के हिसाब से किया। कंडीशन के हिसाब से कैसे, कि इसको पता है कि जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन है या आयनिक बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे उस चीज को कैसे मैनेज किया जाए। अगर वो यूरिन के फॉर्म में निकल गया पूरा पानी तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा, तो इसको रीएब्सॉर्ब कराना जरूरी है। कहाँ से कराना जरूरी है, टिब्यूल से कराना जरूरी है। एंड thereby preventing diuresis, जिससे कि एक्सेसिव यूरिनेशन को रोका जा सके। व्हाट इज डायूरेसिस, एक्सेस यूरिनेशन को रोका जा सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वाटर लॉस बॉडी से होता चला जाएगा। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, पानी जो निकाला था टिब्यूल से वो ब्लड को दे दिया गया, यानी कि ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम रिटेन हो गया, मेंटेन हो गया। अब जो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिव हुए थे, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ था और उसने ADH रिलीज किया था, उसको रोकना जरूरी है। सो the increase in the body fluid volume switch off the osmoreceptor and suppresses ADH release। ADH release जो हुआ था उसको रोकना जरूरी है और इस फीडबैक को कंट्रोल करना भी जरूरी है। ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessel। ADH भी क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट डालता है ब्लड वेसल्स पे और इस कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ता है। सो कॉजेज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो नेचुरली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और इसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। ये सारी कहानी क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था, तो दोनों ने काम किया। दोनों का मतलब है ADH ने भी काम किया और एल्डोस्टेरॉन ने भी काम किया। तो दोनों ने काम क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, जिससे अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ सके। तो ये तो बात हो गई हार्मोनल कंट्रोल की, किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है। अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहा तो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता जाएगा, इसको रोकना जरूरी है। इसको रोकने के लिए भी काम किया जाएगा, दैट इज ANF मैकेनिज्म स्टार्ट किया जाएगा। ANF इज एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हार्ट के थ्रू किया जाता है। कब किया जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हार्ट भी लगातार वेंट्रिकुलर पंपिंग कर रहा है। वेंट्रिकुलर पंपिंग का मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स लगातार ब्लड पंप करें और कार्डियक आउटपुट बढ़ता जा रहा है। कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। पर बॉडी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि बॉडी हमेशा उसी रेंज में काम करना पसंद करती है जो बॉडी की नॉर्मल रेंज है। तो उन दोनों ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया,
उन हॉर्मोन्स ने क्या किया, दोनों कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता चला गया। उसको कंट्रोल करना जरूरी है और ये कंट्रोल होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर से। हार्ट में जो एट्रियाज है वहां की जो सेल्स है वो इस फैक्टर को रिलीज करती हैं। अब क्या होता है, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। एट्रियल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ANF रिलीज होगा। ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है। ANF क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने आप कम हो जाएगी। तो ANF मैकेनिज्म क्यों बनाया गया, ANF मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया जिसकी सहायता से रास मैकेनिज्म को चेक किया जा सके कि बहुत ज्यादा तो ब्लड प्रेशर रास मैकेनिज्म ने नहीं बढ़ा दिया, तो इसको चेक करने के लिए ANF मैकेनिज्म प्रेजेंट है। तो ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ने जो काम किया है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, ANF मैकेनिज्म, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मायोजेनिक मैकेनिज्म। मसल्स का इस मैकेनिज्म में क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे जब हम मसल्स की बात करेंगे तो ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये ग्लोमेरुलस, इसमें एफरेंट आर्टेरियोल भी है और इफरेंट आर्टेरियोल भी है। अब ये किस तरीके से मैनेज करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कैसे मैनेज करना है, अगर ब्लड प्रेशर घट रहा है तो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि किडनी के पास, ग्लोमेरुलस के पास फिल्ट्रेशन के लिए तो उतना ही प्रेशर आना चाहिए जो इसको नीडेड है। तो ज्यादा को कैसे कंट्रोल किया जाए, कम को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो यहाँ पे आ जाता है मसल का इन्वॉल्वमेंट। किस तरीके से काम कर रहे हैं, एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विल ट्रेंड टू स्ट्रेच द एफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, मान लीजिए ब्लड यहाँ पे प्रेशर से आ रहा है तो इस ब्लड वेसल की वॉल पे ये प्रेशर लगाएगा, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगाया जाएगा तो क्या होगा, वुड एक्सपेक्ट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल हाउएवर रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेच बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हिसाब से तो इसको फैलना चाहिए था, बट ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी और ये मैनेज करेगी जो बहुत ज्यादा प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है वो ग्लोमेरुलस में या कैपिलरीज में नहीं जाने देगी। सो हियर द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल हाउएवर रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेच बाय कॉन्ट्रैक्शन, टू स्ट्रेच बाय कॉन्ट्रैक्शन, दिस रिड्यूसेस द डायामीटर ऑफ द आर्टेरियोल। ये डायामीटर को बढ़ने से रोकेगी क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई तो क्या होगा, देयरफॉर कॉज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से जो प्रेशर से ब्लड आ रहा था उसमें रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि उसमें आ गई रुकावट, और रुकावट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्रेशर से ब्लड आना था या ज़्यादा जो प्रेशर था उससे उस प्रेशर से ब्लड ग्लोमेरुलस में नहीं आया। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी एक हो सकती है कि ब्लड प्रेशर कम है, तो ब्लड प्रेशर कम है तो ये डायलेट होंगी, तो यहाँ पे भी मैनेज किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन में प्रेशर कम है तो भी मैनेज करेगी, प्रेशर ज़्यादा है तो भी मैनेज करेंगी आर्टेरियोल्स। अब फ्लक्चुएशन इन जो प्रेशर है उसको मैनेज करना ही बॉडी का एग्जैक्ट काम है कि थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएशन है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, और उस मैनेजमेंट में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे जो मसल्स हैं आर्टेरियोल्स की वो काम कर रही हैं। सो हियर this myogenic mechanism reduces variation in flow to the glomerulus in case of fluctuation in the blood pressure। अगर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन है, कम है या ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज करना है ये आर्टेरियोल्स को पता है।
अगर कम है तो फैल जाएंगी, अगर ज़्यादा है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिससे प्रेशर मैनेजमेंट यहाँ पे बना रहे। और जिस प्रेशर से ये फिल्ट्रेशन रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिस प्रेशर से हो रहा है, जो प्रेशर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहे हैं, उसी प्रेशर पे फिल्ट्रेशन बनता रहे। तो ये मैकेनिज्म है मायोजेनिक mechanism. So this is all about the different type of mechanism involved in the RAS, that is renin angiotensin aldosterone system.